हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज इट अगेन। वर्ड हिस्ट्री के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे। सो अभी तक हम लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के पूरा 3 पार्ट में उसके पूरे कंप्लीट उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में 2 पार्ट में इसको देखेंगे, राइट? ओके, देन हम लोग आगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे और सब्सिक्वेंटली और भी जो टॉपिक्स हैं हमारे वर्ड हिस्ट्री के वो देखेंगे। तो आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें, आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड होंगे और इवन जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में भी करेंगे। फाइन, तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पूरा इंडेक्सिंग है आप देख सकते हो। वी विल फर्स्ट सी द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाट इज इट इज़, व्हाई इट हैज़ हैपेंड एंड ऑल। देन व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, लाइक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना अमेरिकन रिवॉल्यूशन में कि सर्टेन इवेंट्स वर हैपनिंग ड्यू टू विच अमेरिकन रिवॉल्यूशंस हैपन। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई हो रही है, यहाँ पे कोई वॉर वगैरह नहीं होगा। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स कि इंडस्ट्रीज़ कैसे इवॉल्व करी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इवन सम पीपल यूज टू से इट एज इवोल्यूशन, राइट? कई लोग इसे बोलते हैं इट्स नॉट अ रिवॉल्यूशन, इट्स ए इवोल्यूशन, क्योंकि अभी तक भी देखो आप, अभी तो इंडस्ट्री, अभी भी नई नई इंडस्ट्री बनती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ ही रही हैं। तो रादर सम पीपल यूज टू से इट एज इवोल्यूशन एज वेल। वी विल सी द बैकग्राउंड, राइट? Background, like what before industrial revolutions, what was the background, right? Then what are the inventions that lead to the industrial revolution, then the meaning, definition and progress, right? So यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एंड इन द सेकेंड पार्ट वी विल सी दिस 4 important topics: the factor responsible for industrial revolution in Britain, then summary of progress of industrial revolutions, what is its impact, right? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि क्या इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, right? Social, economic, political, then impact on Europe and the non-Europe world. Okay, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। फाइन, तो एज यूजल हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन से जो देख लेते हैं ताकि आपको अगेन एक रफ आइडिया चल जाए। तो आप देख सकते हो 2015 में यूपीएससी में क्वेश्चंस आ रखा है कि वाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट ऑकर इन इंग्लैंड, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशंस, हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो इसमें देखो आपको एनालिसिस करने को बोल रहा है कि उस टाइम वहाँ के जो लोग थे उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी और कैसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं इन द प्रेजेंट टाइम लाइफ स्टाइल ऑफ नॉट इंग्लैंड बट इंडिया से कह रहा है कंपेयर करने को। तो एक एनालिसिस, राइट? तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आपको, आप जब पढ़ें तो रादर दैन फैक्ट्स वगैरह याद करने से बेटर है आप चीज़ों को एनालिसिस करें कि क्या हो रहा है, कैसे क्या है, राइट? जनरलाइजेशन पे आप फोकस करें, राइट? क्या क्या चीज़ें हुई, क्या उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड ऑल। फाइन, देन whoever says industrial revolution says cotton, right? कि industrial revolution means the cotton because जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट, वो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, राइट? तो उस चीज़ की एनालिसिस करने को इस चीज़ क्वेश्चन में बोला गया, राइट? तो फाइन, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है आईआर के बारे में, राइट? इन शॉर्ट वी विल से इट एज आईआर। In the late 18th and early part of 19th century, there was a change in the life of lot of people. Fine, कि 18th and 19th centuries में हो रहा था कि बहुत, वो बेसिकली एक रेनेसेंस, उसको एक बोलते हैं रेनेसेंस, एक टर्म होता है कि लोगों के अंदर एक मॉडर्निटी आ रही थी। अब लोग की बेसिक नीड्स लगभग पूरी हो गई थी, रोटी कपड़ा मकान। अब लोग अब नई नई चीज़ें चाह रहे थे, नई टेक्नोलॉजी, मतलब लोग चाह रहे थे कि और जो उनकी वे ऑफ लिविंग है और अच्छी हो, राइट? और इवन फिलोसोफर्स भी मतलब अपने बुक्स वगैरह में लिखते थे कि देयर शुड बी गुड वे ऑफ लिविंग एंड राइट टू लाइफ एंड ऑल, ये सब चीज़ें लिखते थे। तो एक एरा ऑफ रेनेसेंस था वो, राइट? देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इट्स अ नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन। इसमें ऐसे कोई वार वगैरह नहीं हुई। हाँ, थोड़े से कन्फ्लिक्ट हुए थे, ये जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, उनको जो थोड़ा सा सताया जाता था, मीन्स कि उनकी पुअर वर्किंग कंडीशन थी, उस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते थे। बट इट्स ऐसा नहीं था कि वॉर हो रहा है 2 कंट्रीज़ एंड ऑल, राइट? इट विटनेस द शिफ्ट फ्रॉम लिविंग ऑन फॉर्म्स टू लिविंग इन सिटीज़, राइट? पूरा एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गया इंडस्ट्रीज़ में। इट रिफर्स टू टाइम पीरियड व्हेन गुड स्टार्ट्स टू बी मेड बाय मशीन्स रैदर दैन ह्यूमन और एनिमल लेबर। ओके, मीन्स मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया, लाइक मोस्ट ऑफ द लेबर्स को रिप्लेस कर दिया मशीन्स में और मास में प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगा था, राइट? ये वो एरा है, उसी एरा को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Then we'll also see what are the prerequisites for the promotion of the later day IR. That means कि IR से पहले क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से पूरा ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की नीड आई, राइट? फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड कि
डिज़ायर फॉर मटेरियल एडवांसमेंट, राइट, वो रेनेसेंस का एरा था जिसमें लोग अपनी लाइफ को और बेटर करना चाहते थे, राइट। तो लोगों के अंदर जिज्ञासा थी कि कैसे करें, क्या करें एंड ऑल, तो नई नई टेक्नोलॉजी लाए जिससे उनकी वे ऑफ लिविंग और अच्छी हुई, राइट। ओके, देन सप्लाई रॉ मटेरियल्स। उस टाइम पे बहुत सारे नए नए जियोग्राफिकल लोकेशंस मिले, राइट। ब्रिटेन ने अपनी नई नई कॉलोनीज़ बनाई, जैसे इंडिया बनाई, तो इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कॉटन मिला, राइट। ऐसे कर बहुत सारे टी मिला जैसे, तो ऐसे करके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जब मिले तो अब उनकी प्रोसेसिंग के लिए उनके दिमाग में आने लगा कि देयर शुड बी इंडस्ट्री जो उनको प्रोसेस करके मास में प्रोड्यूस करके वापस उस कॉलोनी में उन प्रोडक्ट्स को बेच सकें। फाइन, देन मार्केट, राइट, कि पॉपुलेशन अब बढ़ी रही थी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी तो अब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, तो मार्केट बढ़ी, तो लोगों ने सोचा कि और प्रॉफिट कमाया जाए, तो प्रॉफिट कमाने के लिए मास में प्रोडक्शन करना है, तो अगेन इंडस्ट्रीज़ वगैरह दे हैव थॉट द नीड ऑफ लेबर फोर्स। ओके, क्योंकि देखो ये दोनों पॉइंट, फोर्थ एंड सिक्स पॉइंट इज रिलेटेड टू ईच अदर, कि जो एग्रीकल्चर है वो उसमें टेक्नोलॉजीज आ रही थी, तो क्या हो रहा था कि जो लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर में बच जा रहा था, तो वो लोग अब अनएम्प्लॉयड हो जा रहे थे, तो उनको अब लग रहा था कि जॉब चाहिए। पीपल ऑल्सो थॉट फॉर दैट, कि वो भी एक रीज़न था, राइट, कि लेबर फोर्स एक मतलब कि लेबर फोर्स जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो जा रही थी। Then the fourth point is the need of labor force. Okay, again the same thing कि population was increasing, तो जो laborers थे वो बढ़ रहे थे, right, they need job and all. Then transportation facilities improve हो रही थी, right, railways, canals वगैरह build up हो रहे थे, तो it was all set for the industries, like इंडस्ट्रीज आएंगी, प्रोडक्शन होंगे, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, तो राइट, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड बेसिकली। देन सिक्स पॉइंट इज़ की डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ नए नए टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स से, जिससे मैन पावर एग्रीकल्चर सेक्टर में वो रिड्यूस हुआ, राइट। तो वो सरप्लस मैन पावर, they need job, they become employment, and which also like become one of the reason for the industrial revolution. Fine, okay, and also because of the machinery and all, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ काफ़ी हद तक, राइट, प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो अब पहले क्या था, जितनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी कि जितने ज़रूरत थी उतनी, लेकिन नए नए टूल्स टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, मास में बहुत ज़्यादा सरप्लस फार्मिंग होने लगी, बचने लगा, तो अब उसको फिर उसी को प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह एंड ऑल लोगों के दिमाग में थॉट आया, एंड दे सेटअप एंड ऑल, और पैरेलली बहुत सारे इन्वेंशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स हुए। फाइन, बैकग्राउंड देखते हैं, तो ये बेसिकली ये भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही हुआ था, राइट, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला, एंड बेल्जियम वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने जो इसका आफ्टर इंग्लैंड, मतलब बेल्जियम वाज द फर्स्ट कंट्री विच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मीन्स कि वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इवॉल्व होना शुरू करी। देन देखते देखते सारे दुनिया में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, स्वीडन, इटली, जापान एंड यूएसए में इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप होने लगी, और हर जगह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा गया, राइट। ओके, इट स्टार्ट इन ग्रेट ब्रिटेन, एंड या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले आप देखोगे तो बहुत एक नॉर्मल, सब एकदम नॉर्मल लाइफ थी, सेम लाइफ, एग्रीकल्चर, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था, सेम एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ थी, राइट, मतलब पूरा डिपेंडेंसी थी कि वेदर पे डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में, कि सन अगर प्रॉपर है, विंड प्रॉपर है, रेन प्रॉपर है तो होगा, अदरवाइज इशू होते थे, राइट। तो उसके पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले लोगों की दिनचर्या थी वो एकदम, सबकी दिनचर्या सेम थी, लाइक एवरीबडी इज़ डूइंग एग्रीकल्चर ओनली, राइट। एंड तो जब ऑब्वियसली जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो विलेजेस ज़्यादा थे, राइट। आजकल सिटीज़ क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज़ हैं, लोग टाउनशिप में आते हैं, विलेजेस में अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पीपल आर कमिंग टू द सिटीज़, राइट, एंड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड विच आर इन सिटीज़ नाउ, राइट। या सो आई हैव टोल्ड अर्लियर सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होती थी, एंड अर्लियर क्या होता था कि 3 फील्ड्स टू ग्रो, राइट, क्रॉप रोटेशन होती थी। तो बेसिकली आई विल शो इन द फिगर, ऐसे फार्मिंग होती थी कि जो भी उनका लैंड है, राइट, जो भी फॉर एग्जांपल इतना लैंड है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था, और एक पार्ट को छोड़ दिया जाता था एक सीज़न में,
राइट, वहाँ पे खेती नहीं करी जाएगी, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह को ग्रेस करने दिया जाता था ताकि ये फर्टाइल हो, क्योंकि उस टाइम उतने फर्टिलाइजर्स एंड ऑल ये सब नहीं था और पीपल कांट टेक रिस्क, राइट, कि फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट सीजन में फर्टिलिटी लूज़ हो जाए और उनका प्रोडक्शन ही ना हो, इसलिए वो एक पार्ट ऑफ लैंड को वो लोग छोड़ देते थे, राइट। और लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में इसको छोड़ दिया, यहाँ खेती नहीं करेंगे, सेकंड में इसको, थर्ड में इससे, तो इससे क्या होता था कि जो फर्टिलिटी, सॉइल को टाइम मिल जाता था अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करने का। ओके, सो कंक्लूजिंग इट कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन था, जो विच इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न मास में प्रोडक्शन होने लगा एंड सरप्लस। अभी हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, क्या नए नए टूल्स आए थे, सरप्लस प्रोडक्ट्स, वट एवर आई टोल्ड यू इन द अर्लियर, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, लेट्स सी कि क्या क्या इन्वेंशंस हुए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ईजी हो गया। तो इन 1700 हॉर्स ड्रॉन सीड ड्रिल, ये बेसिकली एक मशीनरी थी, आप फोटोज़ देख सकते हो। इससे क्या था कि वन टाइम में 3 रोज ऑफ सीड एट ए टाइम, राइट। ऐसे क्या होता था, पहले मैनुअली लोग एक एक सीड को बोते थे, मशीन आ गई एक बार में 3 सीड को और फास्टली वो शो करने लगी, राइट। इससे क्या हुआ कि जो फार्मिंग प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है, वो 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ। ओके, देन जोसेफ फोलाम्बे इन 1730, इन्होंने रॉदरहैम फ्लॉ, राइट, इट इज़ बेसिकली लाइक उस टाइम पे नए नए मेटलर्जी भी, लाइक आयरन की डिस्कवरी हुई, आयरन वगैरह इम्प्रूव हुए, बेटर आयरन आया, राइट। तो आयरन ब्लेड, राइट, अर्लियर पहले लोग फावड़ा वगैरह वुड का यूज करते थे, देन उससे रिप्लेस होके आयरन पे आए, तो आयरन से और ईजी हो गया काम करना, और इतना ईजी हो गया कि पहले जो मैन पावर है पहले बहुत सारा लगता था, अब सिर्फ 2 हॉर्सेस, जैसे होता है ना हम लोग यहाँ 2 बैल ले लेते हैं और एक उसके पीछे एक फार्मर बैठ जाता है और पूरा जो उनका खेत होता है फार्मर्स की, उसकी जुताई हो जाती है। तो सेम चीज़, वही चीज़ वहाँ पे भी थी, वहाँ पे हॉर्सेस दे यूज़ टू यूज़। तो बहुत ईजी हो गया आयरन ब्लेड के आने से, उससे लेबर कॉस्ट कम हुआ, टाइम भी बचने लगा। ओके, देन जो अर्लियर था 3 क्रॉप रोटेशन, जिसमें वो एक पार्ट ऑफ लैंड को छोड़ देते थे, अब क्या हुआ, 4 क्रॉप रोटेशन सिस्टम इन लॉर्ड टर्निप टाउनसेंड ने इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या था कि वो कोई भी पार्ट ऑफ लैंड को छोड़ेंगे नहीं, बट क्रॉप को रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई विल शो इन द फिगर कि ऐसे फॉर एग्जांपल लैंड है, तो उस लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट, और चारों पे 4 डिफरेंट टाइप्स के वो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसको वो बोते थे। फॉर एग्जांपल वीट, देन टर्निप, देन बार्ले एंड देन क्रॉप्स, और फिर उसको रोटेट कर देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बार्ले है, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे वीट बोएंगे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे टर्निप्स बोएंगे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्लोवर बोएंगे। बेसिकली होता था टर्निप्स एंड क्लोवर, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते थे, राइट। ये लोग फॉर एग्जांपल जैसे बोला जाता है ना शुगर केन एंड राइस, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। बट तो इसलिए कुछ ऐसे होते हैं जैसे टर्निप्स हुआ, क्लोवर हुआ, सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एक रोटेशन सिस्टम ऐसे लाया गया कि कोई भी लैंड खाली न रहे और एक फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो ये नई पॉलिसी आई, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड ने, राइट। द टर्निप एंड क्लोव्स प्रोवाइड एनफ न्यूट्रिएंट्स टू नरिश द सॉइल विच इन टर्न yielded better wheat and barley the following year. ओके, सो ये इन्वेंशंस थे जो होते आ रहे थे एग्रीकल्चर, विच लीड टू एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। देन वन मोर, द इनक्लोजर मूवमेंट फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हुआ गया कि जो ब्रिटेन में वेल्दी लोग थे उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे लैंड को हटा के, राइट, उसकी ग्रुपिंग कर दी। एज यू कैन सी बड़े बड़े ग्रुप्स में उसको चारों ओर से कवर कर दिया ताकि कोई भी पशु वगैरह ना आके उसको ग्रेज ना कर सके। तो एक इफ़ेक्टिव फार्मिंग उन्होंने करी, जिससे कि हुआ कि प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गया, राइट। उन्होंने होता है ना कि जैसे नर्सरी होती है चारों ओर से कवर करके उस पर फोकस्ड वे में एग्रीकल्चर होती है, तो उस इनक्लोज फार्मिंग करने लगे। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन उससे बेसिकली एक डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जो विलेज के जो पुअर पीपल थी वो बेसिकली क्या करते थे कि अपने जैसे होता है ना गांव में बकरी रख लेते, गाय रख लेते हैं, तो वो खेतों में चराते रहते हैं शाम को, उसी से उन लोग की दिनचर्या चलती है। तो अब हुआ क्या कि गांव में भी इन्होंने क्या किया, गांव के छोटे छोटे लैंड थे सबको ही कवर्ड करके हर जगह इनक्लोज्ड फार्मिंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दी, हर चीज़ को मेगा फार्म में कन्वर्ट किया।
उससे ये जो कॉमनर्स लोग थे जो अपने पशुओं को वहाँ ग्रेज करवाते थे और लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते रहते थे शाम को खाना बनाने के लिए, उनको दिक्कत होने लगी, वो अनएम्प्लॉयड हो गए एक प्रकार से, और दे मूव टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स, राइट. तो दीज आर द रीजन्स फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस. Okay. Then agriculture revolutions, one of the reason I have told you for the industrial revolutions, agriculture surplus हुआ, right. ब्रिटेन को बहुत फ़ायदा हुआ, इट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल, और टेक्नोलॉजी आने से लेबर फोर्स इंक्रीज़ हो गया, राइट. मतलब कि लेबर अब सरप्लस होने लगे, राइट. दे मूव टू सिटीज़ फॉर द सर्च ऑफ जॉब्स. ओके. तो ये हम लोग ने देखा कि एग्रीकल्चर, हाउ एग्रीकल्चर हैज़ इवॉल्व, एंड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिस मच एग्रीकल्चर हैज़ इवॉल्व. ओके. या एंड इफ़ विल टॉक अबाउट टेक्सटाइल सेक्टर, तो टेक्सटाइल सेक्टर में अगर हम बात करें तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो ब्रिटिश की नई नई कॉलोनीज थी जैसे इंडिया था, तो वहाँ से वो लोग कॉटन, टी एंड ऑल कॉटन ले आते थे. तो नाउ दे नीड मशीन्स, राइट. यूजुअली क्या होता था पहले कि एक होता है वीवर और एक होता है स्पिनिंग. तो पहले जो कॉटन बॉल्स आते हैं उनको स्पिनिंग की जाती है, कॉटन बॉल से थ्रेड बनाया जाता है, राइट. और उस थ्रेड को ग्रुपिंग करके थ्रेड को वीव किया जाता है, जो वेवर्स उनको कहा जाता है, और थ्रेड को वेव करके वो कपड़ा बनाते हैं, राइट. पहले सब कुछ मैनुअली होता था, राइट. बहुत एक नॉर्मल मशीन मतलब होता थे. तो हुआ क्या, 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल डिस्कवर किया. एज यू कैन सी ये फ्लाइंग शटल है. ये बेसिकली क्या थी, जो वीविंग के प्रोसेस है ना, इसको बहुत तेज़ी कर, मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, 3 to 4 टाइम्स वीविंग के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर दी. बट हुआ क्या कि वीविंग तो तेज़ हो रही है, राइट. देखो पहले स्पिनिंग होता है, देन वीविंग होगा. स्पिनिंग मतलब कॉटन बॉल से धागा बनाया, देन धागे से कपड़ा बनाया, वीविंग, राइट. तो अब क्या हुआ, वीविंग के लिए तो इंस्ट्रूमेंट आ गया है, फ्लाइंग शटल, वीविंग तेज़ हो रहा है, बट जो स्पिनिंग है वो तो अभी भी स्लो हो रहा है. तो इसको अब काउंटर बैलेंस करना था, लेकिन फिर भी इट टुक्स ऑलमोस्ट 32 ईयर्स. उसके बाद स्पिनिंग जेनी डिस्कवर हुआ. ये स्पिनिंग, दिस इज़ स्पिनिंग जेनी, ये डिस्कवर हुआ. तो इससे क्या हुआ कि दोनों अब इक्वल रेशियो में. अदरवाइज़ क्या हो रहा था कि अगर 4 लोग लग रहे हैं फॉर स्पिनिंग तो 1 लोग लग रहे हैं वेविंग. तो इससे क्या हुआ कि इम्बैलेंस हुआ, वर्कर्स में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हुए जो वीविंग वाले थे, राइट. तो फाइनली स्पिनिंग वाला हुआ. स्पिनिंग भी आफ्टर 32 ईयर्स स्पिनिंग जेनी जब आया तो दोनों चीज़ बैलेंस हो गई, दोनों चीज़ एक स्पीड पे होने लगी. दीज आर द इन्वेंशंस बेसिकली हम लोग देख रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट्स, राइट. कि क्या हुआ क्या कि लोग एक चीज़ खोजेंगे, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, फिर उसको सही करने के लिए नई चीज़ खोजेंगे, ऐसे कर करके पहले इन्वेंशन हुआ, देन इम्प्रूवमेंट्स होते गए. तो ओके, तो फ्लाइंग शटल, देन स्पिनिंग जेनी, देन दिस इज़ नोन एज वाटर फ्रेम था. ये भी बेसिकली वीविंग करने के लिए होता था, लेकिन ये क्या था, ये बहुत बड़ा सेटअप होता था इसका. और वाटर फ्रेम इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाटरफॉल से जो पानी गिरता है उससे ये मशीन चलती थी. तो ये भी एक रीज़न था, लाइक यहीं से स्टार्ट हुई कि अब एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज काइंड ऑफ चीज़ लोगों को देखना स्टार्ट हुई कि इतनी बड़ी मशीन्स होगी, ऐसे प्रोसेसिंग होगी. यहीं से फैक्ट्रीज़ वगैरह के लोगों में भी आइडिया आया कि ऐसे फैक्ट्रीज वी विल क्रिएट, राइट. एंड फर्दर देन स्पिनिंग मूल बेसिकली क्या था कि इससे जो स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड प्योर कॉटन फाइबर्स, राइट, और मजबूत थ्रेड, इम्प्रूवमेंट्स इज़ बिंग डन, और मजबूत थ्रेड्स प्योर कॉटन्स आने लगे. देन पावर लूम जो स्टीम इंजन से चल रहा है अब, ठीक है, वाटर पानी नहीं गिराना पड़ा, स्टीम इंजन, राइट. क्योंकि उस टाइम पैरेलली स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने एक परफेक्ट स्टीम इंजन भी डिस्कवर कर दिया था. तो हर चीज़ रिलेटेड है, हर चीज़ में कोऑपरेशन था और हर चीज़ और इफेक्टिव होते जा रही थी. पावर लूम डिस्कवर हुआ. देन कॉटन गिन 1794, ये बेसिकली क्या करता है कि कॉटन बॉल में से कॉटन सीड को रिमूव कर देता था और मैन पावर कम हुआ. ये सरप्लस मैन पावर अब जा रहा है सिटीज़ में, राइट. सरप्लस मैन पावर है ये, मतलब दे नीड एक्स्ट्रा जॉब, जिसकी वजह से और जॉब्स क्रिएट हुई इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, और इंडस्ट्री क्रिएट हुई, वहाँ पे दे बिकम एम्प्लॉयड.
देन फाइनली 1844 सीविंग मशीन, जो आज कारोबार में हम लोग यूज करते हैं, सीविंग मशीन, सिलाई मशीन, उसकी खोज हुई। ओके, और उसके बाद तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम बूम पे हो गई, लाइक कि अब बहुत ईजी हो गया था, बहुत मास में प्रोडक्शन स्टार्ट। अब हम लोग मेटलर्जी को देखते हैं, लाइक पैरेलली अभी तक हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, दैन टेक्सटाइल, हाउ बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजीज टूल्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व करी। सेम वे पैरेलली मेटलर्जी वॉज ऑल्सो इम्प्रूविंग, राइट। तो बेसिकली क्या था कि जो पिग आयरन यूज़ होते थे मशीन्स में, राइट, तो पिग आयरन्स उतने प्योर फॉर्म ऑफ आयरन्स नहीं था, और उससे मशीन्स ओवर हीट वगैरह हो जाती थी, बहुत जल्दी बेकार हो जाती थी। तो बेसिकली देर इज़ नीड आई कि और अच्छे मेटलर्जी और अच्छे मेटल्स देयर शुड बी, जिससे कि मशीनरीज हैं वो अच्छी इम्प्रूव हों, राइट। तो बेसिकली इसमें डार्बी फैमिली हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनके 3 वंशज ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन द मेटलर्जी के इवोल्यूशन में, राइट। तो लाइक अब्राहम डार्बी इन 1709 इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसकी डिस्कवरी करी। देन उन्हीं के बेटे लाइक डार्बी सेकंड रॉट आयरन, जो कि होता है ना पिग आयरन वीक था, तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आयरन, लाइक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर को भी वो बियर कर सकता है, बहुत ज़्यादा हीट को भी बियर कर सकता है। देन हेनरी कोट ने रोलिंग मिल एंड पडलिंग फर्नेस का डिस्कवर किया, जिससे कि मोल्टेर आयरन कुड बी रीड ऑफ इम्प्योरिटीज़ है, राइट, और बेटर आयरन बेसिकली बनाया जा सके, फाइन। देन जॉन विल्किंसन ने कास्ट आयरन, राइट, जिससे कि अब आयरन से आयरन चेयर्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गई थी, पाइप्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी, ट्रांसपोर्टिंग वाटर्स, फाइन। डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज जो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, वो अब आयरन की यूज होने लगी थी, तो और बेटर आयरन की यूज होने लगी थी, फाइन। देन डार्बी थर्ड, जो डार्बी फैमिली के तीसरे वंश से, उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट आयरन ब्रिज बिल्ड किया 1779 में, राइट, एज यू कैन सी। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था विच कंट्रीब्यूटेड टू द मेटलर्जी फील्ड, फाइन। देन सीमेंस एंड मार्टिन ने एक वो बनाया कि स्टील बेसिकली क्या होता है, इट्स एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। इन्होंने ये प्रोसेस भी निकाला कि हाउ वी कैन क्रिएट एन स्टील, जो स्टील के भी बहुत अपने अपने अलग यूजेस हैं, राइट। तो स्टील को इन्होंने डिस्कवर किया, ओके, जैसे स्टील उतना रस्टिंग नहीं होती है एज कम्पेयर टू आयरन एंड ऑल, तो स्टील का भी डिस्कवरी हुआ। तो ऐसे करके नए नए मेटल्स डिस्कवर हुए, जिसकी वजह से नई नई मशीनरीज और इवॉल्व होने लगी और बेटर मशीनरीज आने लगी, राइट। तो दे ऑल कंट्रीब्यूटेड टू अ बेटर इंडस्ट्रियल इवोल्यूशंस, ओके। देन स्टीम, इट इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, लाइक। तो थॉमस सेवरिन 1698 इन्होंने एक स्टीम इंजन बनाया था। उसका रीज़न क्या था, देखो प्रॉब्लम आती है तभी कोई सोल्यूशन निकालता है। तो प्रॉब्लम क्या थी, जो कोल माइंस हैं उसमें, जो माइंस में से जो निकालते हैं मेटल्स, जो भी कोल्स हैं, गोल्ड है, जो भी लोग निकाल रहे थे माइंस में से, तो पानी यूज करते थे, पानी डालेंगे देन उसको कट डाउन करेंगे। होता क्या था, करते करते माइंस पूरा पानी से भर जाता था। अब पानी को वापस ले आओ तो बहुत एक कम्बरसम प्रोसेस हो जाता था। तो उसी के लिए फाइनली थॉमस सेवरी ने एक मशीन बनाई जो पानी को ईजिली माइन से बाहर लेके आ जाती थी, पंप आउट कर देती थी, राइट। बट अगेन वो इतना इफेक्टिव नहीं था। देन 1712 में थॉमस न्यू कॉमन ने एक अनदर स्टीम इंजन बनाया, वो भी लाइक एकदम बेस्ट नहीं था। बट लेकिन 1769 देख रहे हो आप, अराउंड 70 ईयर्स बाद जेम्स वाट ने एक स्टीम इंजन बनाया विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, जो आज भी इवन यूज होता है। और उस स्टीम इंजन से क्या हुआ कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होने लगे, राइट। नेचुरल गैस, लाइक ज़मीन के अंदर खुदाई की जा सकती थी और अंदर जाया जा सकता था थ्रू मशीनरी, राइट, जो कि मैनुअली करना बहुत इम्पॉसिबल, बहुत टाइम लगता था। तो मशीनरी से बहुत काम ईजी हो गया स्टीम इंजन के आने से। और नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम्स, ये सब क्रूड ऑयल्स, ये सब निकालना और ईजी हो गया, राइट। तो ये सब लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन was in this all the industrial revolution was going on, okay. This was miners friend to pump out the water from the mines, okay. This was Thomas Newcomen steam engine, as you can see, and this is James Watt steam engine, okay. Then okay, at the last we should see ki what is exactly the definition of industrial revolution. तो एज यू कैन सी द टर्म इंडस्ट्रियल, क्योंकि देखो जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई थी
तो लोग खुद बोलते थे कि वी वांट अ रिवॉल्यूशन, हमें एक रिवॉल्यूशन करना है। बट ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये जब हो रहा था तो उस टाइम लोगों ने नहीं नोटिस किया, लाइक लोग नहीं बोलते थे कि रिवॉल्यूशन हो रहा है। जब एक पूरा पीरियड ख़त्म हो गया उसके बाद लोगों ने देखा कि अच्छा ये तो एक पूरा रिवॉल्यूशन हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ 60-70 ईयर्स, एक पूरा एक चेंज आ गया, लाइक फ्रॉम 1716 to 1820 इन 60 ईयर्स एक पूरा रिवॉल्यूशन है ये तो, राइट। तो सबसे पहले एक अर्नोल्ड टॉइनबे हैं, उन्होंने ही इस टर्म को निकाला कि दिस विल बी नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइट। एंड okay, so this was all, and this was a remarkable economic growth from the 1780s to 1820s in the cotton and iron industries, in coal mining, and in the building of roads, transports, canals and all, right. So this is all about the meaning and definitions of the industrial revolution. ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को भी दो पार्ट में लोग बोलते हैं कि देयर ऑफ हैपन्स द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस एंड देन सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1780s to 1850s बोलते हैं, जिसमें बेसिकली ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। एंड सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है उसमें कहा जाता है कि ब्रिटेन उसमें पीछे रह गया और यूएसए जर्मनी बहुत आगे निकल गया। यूएसए जर्मनी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ, बहुत नए नए फील्ड में जैसे केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करी in Germany and US as compared to the Britain. Okay, then same चीज़, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स एंड I have shared these slides okay into the Telegram channel which is available in the description. So you can take out and just read. These are the very simple points, right. Industrialization led to greater prosperity for some, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो दो चीज़ थी, एक लोग तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे थे, राइट। इन सोशोलॉजीज एक टर्म भी होता है, राइट, बुर्जियाजिस, राइट, बुर्जियाज, जिनको जो पुअर लोग होते हैं, जिनकी वर्किंग कंडीशंस, जिनको बहुत सताया जा रहा है, कॉमनर्स, उनको बुर्जियाज भी बोला जाता है, राइट। तो वही था कि दो पार्ट में सोसाइटी जब हो रही थी कि एक जो बहुत हाईली लाइक बहुत रिच होते जा रहे हैं लोग, और क्योंकि लेबर्स जो थे, जो इंडस्ट्री में वीमेंस भी काम करती थी, उनकी कोई ऐसे एक्ट वगैरह नहीं थी कि उनके वर्किंग आवर्स वगैरह को रेगुलेट करो, ओवर टाइम वगैरह कराते थे, बहुत लोग मर भी जाते थे। तो वही था कि कंडीशंस बहुत पुअर थी, और इनफैक्ट आपने देखा स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी आया था कि कैसे यहाँ पे कंडीशंस, वाई द कंडीशन वाज सो पुअर, राइट। तो उससे समटाइम्स प्रोटेस्ट, लाइक मेनी टाइम्स बहुत प्रोटेस्ट भी किया उन्होंने, जिसकी वजह से देन गवर्नमेंट वाज प्रेशराइज्ड टू मेड certain laws for regulating the condition of works of those women and child. Okay, then first industrial revolution merged with the second industrial revolution, like okay, फिर फाइनली रेलवे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जब रेलवे का डेवलपमेंट हुआ उससे तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने पिक पकड़ लिया। अब ट्रांसपोर्टेशन, लाइक प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर द कंट्री इतना स्मूथ, इतना ईजिली हो गया था कि लाइक एवरी थिंग वॉज पीपल आर गेटिंग इन अ डे, राइट। तो उससे कनेक्टिविटी बेटर हो गई, ओके। एंड या then second industrial revolution, we also say it as separate technical revolutions. and then और जो second industrial revolution में major जो development हुआ है, that is electrical industry, chemical industry, petroleum industries, steel industries, right. a development of the aeroplane, then steam turbine. तो देख रहे हो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बेसिक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन से टेक्सटाइल्स इंप्रूव हुआ, तो बेसिक सब में हुआ। उसका सेकंड लेवल था सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, राइट। लाइक कि स्टीम इंजन डिस्कवर्ड इन द फर्स्ट इंजन, लाइक इन द सेकंड इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन, राइट। एरोप्लेन हैज़ बिन डिस्कवर्ड नाउ, बेटर कार्स हैव बिन कम नाउ, बाइक हैज़ कम नाउ, ऑटोमोबाइल हैज़ सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। सो वही चीज़ है, ये चीज़ यूएस, ब्रिटेन और जर्मनी में बहुत ज़्यादा हुई, दैट्स वाई दे आर नाउ वेरी पावरफुल नाउ, ओके। और बेसिकली ऑल टुगेदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से मास प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स और हर चीज़ में मैकेनाइजेशन होने लगा, जिसकी वजह से लेबर लाइक मैन पावर तो बेसिकली कम हुआ, बट न्यू जॉब्स ऑब्वियसली क्रिएटेड हुई थी। जो भी एग्रीकल्चर से सरप्लस लोग आए थे शहरों में जॉब पाने, दे गॉट एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज, ओके।
Okay, fine. Then yeah, at the last stage you can see what is exactly definition of industrialization. अगर आप इसको क्वेश्चन में आंसर्स में अपने क्योट कर सकते हो. It is a process of social and economic change whereby a human group is transformed from a like pre-industrial to industrial world. इंडस्ट्रियल वन. ओके, मैन पावर लेबर ओरिएंटेड जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री वर्ल्ड में सब शिफ्ट हुए, दैट इज़ ऑल नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. एंड सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, large scale industries and metallurgical production, as we have seen, right? What are the throughout the course of industrial revolution क्या क्या हो रहा था. Cotton, metallurgy, right? Textiles, okay, steam. There's a lot parallelly developing which lead to the emergence of industrial revolution. Okay, same thing, labor was replaced by industries. Okay, and बट या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या था, लोग नेचर को बहुत प्यार करते थे, बिकॉज एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो दे वर्क सिर्फ नेचर की, नेचर ही सब कुछ है, वही उनको रहने खाने का दे रहा है. बट जब मशीनरी आई तो उससे क्या हुआ कि उससे तो बहुत सारे लाइक कि फॉर एग्जांपल स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी लकड़ी भी इवन यूज़ हुई, तो बहुत सारे पेड़ वगैरह काटे गए, राइट. तो अब लोग नेचर को पहले जैसे नहीं ट्रीट करते थे. और एज यू कैन सी आज के जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस टाइम से लेकर आज तक कितना हम लोगों ने इन्वायरमेंट को हार्म किया है, कि आज क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए. तो लोगों की पहले जो एटीट्यूड थी वो नेचर को बहुत पसंद करते थे. बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूरा जो है लोगों का अपना अपना फ़ायदे ज़्यादा होने लगे, लोगों की पर्सनल लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुई, बट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर. बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, राइट. और दैट्स वाई आप देखोगे, आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो, क्योंकि उस टाइम जो डेवलप कंट्री थी वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा था, राइट. इंडिया में तो उस टाइम कुछ भी नहीं था. तो इसीलिए अब क्या होता है, उन्होंने उस टाइम कर लिया, उसका इफेक्ट उस टाइम नहीं दिखा क्लाइमेट चेंज का, बट नाउ उसके रिपरकशन देखते हैं. वही क्या आता है कि इन्वायरमेंट में कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे फोर्स डेवलप कंट्री की, आप लोगों ने तो उस टाइम डेवलपमेंट कर लिया, नाउ वाई आर यू ब्लेमिंग अस कि हम लोग अपनी ग्रोथ ना करें, हम लोग अपनी डेवलपमेंट ना करें. डेवलप्ड कंट्री शुड पे द कॉस्ट, राइट. तो ये आर्गूमेंट होते रहते हैं हमेशा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट हैं, जिसमें ऐसे प्रोविजंस भी हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको $100 बिलियन देना है टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, राइट. क्योंकि उन्होंने पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले कर लिया, पहले ही सब कुछ बिल्डअप कर लिया, उसका रिजल्ट है आज क्लाइमेट इशूज़ इतने सारे हैं, राइट. उस टाइम तो उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कुछ भी ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं, जो है पूरा अनदेखा, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा भरपूर किया, राइट. तो ये आर्गूमेंट्स आप जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो उसमें भी उसको रिलेट कर सकते हो, राइट. ओके, सो फाइन, वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1. वी हैव सॉन द इंट्रोडक्शंस, देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या क्यों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इमर्ज हुआ, बिकॉज कि बहुत सारे मेटलर्जी, वी हैव सीन मेटलर्जी कैसे इम्प्रूव हो ही रही थी पैरेलली. देन how the cotton and textile was improving, then we saw how the steam engine has improved, right. And okay, then we saw the background, many inventions like बहुत सारे tools and technologies जो कि आई, जिसकी वजह से ये सारे sectors improve हुए, fine. And at last we saw the meaning definition, what is the current progress and all. So you can read this slide, very बहुत ही छोटे छोटे important points दे रखे हैं, very simple words. You can read those points, you will get a very good idea about the industrial revolution through these slides. And if you want to get the slides, just go in the description box and download it from the Telegram. Okay, I have provided the link of the Telegram channel. ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर विथ योर कलीग्स. ओके, तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस. होप आपको ये वीडियो समझ में आई है. कोई भी अगर आपको इश्यूज़ है, कोई भी फीडबैक है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो, राइट. आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू एवरीवन. ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.